हेलो स्टूडेंट्स, आज अपने इस वीडियो में जो आपका सब्जेक्ट है फंडामेंटल्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसका कोड था BIOCH 311। आज अपने इस वीडियो का इस सब्जेक्ट का सेकंड लेक्चर करेंगे। ठीक है, लेक्चर फर्स्ट के अंदर आपने बायोटेक के बारे में बेसिक पढ़ा था और बायोटेक की हिस्ट्री पढ़ी थी। आज अपने इसका एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिएंट मीडिया या मीडियम, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं पोषक माध्यम। ठीक है, ये अपना आज का सेकंड टॉपिक होगा। मैंने आपको कल बताया था कि अपने बायोलॉजी के अंदर किसकी स्टडी करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अपने एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं सिर्फ प्लांट्स के बारे में, कि जो प्लांट्स हैं वो नेचुरल कंडीशन के अंदर कहाँ पर ग्रो होते हैं, मिट्टी के अंदर। अपने कहाँ पर उनकी ग्रोथ करवाते हैं, मिट्टी के अंदर अपने उनकी बुआई करते हैं और वहीं से ही वो सभी अपने न्यूट्रिएंट्स होते हैं या पोषक तत्व होते हैं उनका अवशोषण करते हैं या उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जब अपने प्लांट टिश्यू कल्चर या बायोटेक्नोलॉजी के अंदर अपने प्लांट की ग्रोथ कहाँ पर करवाते हैं, इन विट्रो कंडीशन में, मतलब लैब के अंदर। और जब अपने प्लांट की ग्रोथ लैब के अंदर करवाते हैं तो वहाँ पर जो प्लांट की ग्रोथ है वो मिट्टी में नहीं करवाई जाती, वो कहाँ पर करवाई जाती है, एक आर्टिफिशियल मीडियम या एक कृत्रिम माध्यम के अंदर। ठीक है, मतलब इस प्रकार मान लो ये अपना एक बीकर है, इस बीकर के अंदर एक आर्टिफिशियल मीडियम या कृत्रिम माध्यम होता है मिट्टी की जगह। ठीक है, इस माध्यम में वो सभी न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट होते हैं या पोषक तत्व होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं, एसेंशियल होते हैं। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं कि न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है, कि वह मीडिया या वह माध्यम जिसमें कोई भी एक्सप्लांट ठीक है को अपने ग्रो करवाते हैं। एक्सप्लांट क्या होता है कि प्लांट का वह पार्ट जिसे अपने इन विट्रो कल्चर के अंदर कल्चर करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो ये अपना एक कंप्लीट प्लांट है, इस कंप्लीट प्लांट का वो पार्ट जिसे अपने कल्चर करना है लैब के अंदर, उस पार्ट को अपने क्या कहेंगे, एक्सप्लांट कहेंगे। मतलब ये कंप्लीट प्लांट था, इसके अपने इस पार्ट को कल्चर करना है लैब के अंदर, तो ये जो पार्ट है इसे अपने क्या कहेंगे, एक्सप्लांट। तो न्यूट्रिएंट मीडिया, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि वह मीडिया जिस पर एक्सप्लांट को ग्रो करवाया जाता है या एक्सप्लांट को कल्चर किया जाता है उसे अपने न्यूट्रिएंट मीडिया कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट मीडिया की डिस्कवरी में 4-5 साइंटिस्ट आते हैं कि अलग अलग टाइम में अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम की डिस्कवरी की। तो इसमें 4-5 साइंटिस्ट हैं। सबसे पहला जो साइंटिस्ट आते हैं, फर्स्ट साइंटिस्ट है इसमें वाइट, दूसरा साइंटिस्ट इसमें आता है निस, थर्ड साइंटिस्ट है इसमें, इसके बारे में आपने कल भी पढ़ा था, मुराशिगे एंड स्कूग। फोर्थ इसमें साइंटिस्ट है गैम्बॉर्ग और फिफ्थ इसमें साइंटिस्ट आता है चू। इन सभी साइंटिस्टों ने अलग अलग टाइम न्यूट्रिएंट मीडिया प्रोवाइड किए या पोषक माध्यम विकसित किए, लेकिन इन पांचों में से जो मुराशिगे और स्कूग ने जो न्यूट्रिएंट मीडिया दिया था वो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो सबसे ज़्यादा फेमस है। मुराशिगे और स्कूग के द्वारा जो न्यूट्रिएंट मीडिया डेवलप किया गया था उसका नाम है MS मीडिया या मीडियम। ठीक है, गैम्बॉर्ग ने जो डेवलप किया था उसका नाम था B5 और जो चू ने किया था उसका नाम था B6। ठीक है, इसमें से जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है या सबसे ज़्यादा फेमस है वो कौन सा मीडियम है या वो कौन सा मीडिया है, वो है MS मीडिया। तो अपने नेक्स्ट पढ़ेंगे MS मीडिया के बारे में या MS मीडियम के बारे में, कि MS मीडियम के अंदर ऐसे कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स होते हैं जिनसे मिलकर MS मीडियम का फॉर्मेशन होता है। तो अपने पढ़ते हैं MS मीडियम के बारे में। तो ये 5 साइंटिस्ट आपने याद रखने हैं कि कौन कौन से साइंटिस्ट हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं MS मीडियम के बारे में। तो न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर अपने पढ़ते हैं MS मीडियम के बारे में। इस मीडियम में कौन कौन से न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स या पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं अकार्बनिक पोषक तत्वों के बारे में या
इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स के बारे में कि एमएस मीडियम के अंदर कौन कौन से अकार्बनिक या इनऑर्गेनिक पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो ये इसमें दो टाइप के हैं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे मैक्रो या वृहद पोषक तत्व के बारे में। तो मैक्रो कौन कौन से हैं इसमें? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं जो एमएस मीडियम के अंदर पाए जाते हैं। इनमें से भी जो नाइट्रोजन है ये सबसे ज़्यादा मात्रा के अंदर एमएस मीडियम के अंदर पाया जाता है। ठीक है, फिर अपने पढ़ते हैं माइक्रो या सूक्ष्म पोषक तत्व। तो उसमें मोलिब्डेनम आ जाएगा, ब्रोन आ जाएगा, मैग्नीज आ जाएगा, 3-4 और आ जाएंगे। लेकिन ठीक है, मेन आपने यही याद रखना है कि जो मैक्रो होते हैं या वृहद पोषक तत्व होते हैं इनमें से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक्रो या वृहद पोषक तत्वों में से सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा पोषक तत्व या कौन सा न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। इसके बाद अपने पढ़ते हैं कि कार्बन सोर्स या कार्बन स्रोत कि एमएस मीडियम के अंदर कार्बन स्रोत के रूप में या कार्बन सोर्स के रूप में क्या होता है? तो कार्बन सोर्स के रूप में होता है सुक्रोज। ठीक है, एक दो नाम और भी होते हैं लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? सुक्रोज। कि कार्बन सोर्स के रूप में एमएस मीडिया के अंदर क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। थर्ड आएगा विटामिन। इसमें काफ़ी सारे विटामिन होते हैं लेकिन जो सबसे ज़्यादा विटामिन होता है, जो सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, उसका नाम है थायमीन। क्या नाम है उसका? थायमीन, जिसे अपने B1 भी कहते हैं। ठीक है, विटामिन हो गया। विटामिन के बाद नेक्स्ट आएगा अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल। तो इसमें कई सारे अमीनो अम्ल होते हैं, ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर। तो जो अमीनो एसिड आपने याद रखना है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है वो होता है ग्लाइसिन। ग्लाइसिन, ठीक है, ग्लाइसिन अमीनो अम्ल या अमीनो एसिड एमएस मीडियम के अंदर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो ये अमीनो एसिड हो गया। अमीनो एसिड के बाद में नेक्स्ट आते हैं कॉम्प्लेक्स मटेरियल। तो इसमें आपने याद रखना है कॉम्प्लेक्स मटेरियल के अंदर कि नारियल का पानी इसमें होता है। नारियल का पानी, टमाटर का रस, क्योंकि इनके अंदर काफ़ी सारे जो हार्मोन्स हैं या एंजाइम हैं वो प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कॉम्प्लेक्स मटेरियल के रूप में अपने नारियल के पानी का या टमाटर के रस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें कि जो एमएस मीडियम होता है इसकी पीएच कितनी होती है? तो पीएच इसकी होती है 5.8। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि एमएस मीडियम की पीएच कितनी होती है? 5.8। यदि पीएच 5.8 से ज़्यादा हो जाएगी तो जो अपना मीडियम है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। यदि इसकी पीएच 5 से कम हो जाएगी तो जो अपना मीडियम है वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। लेकिन जो अपना एमएस मीडियम होता है वो कैसा होता है? एमएस मीडियम होता है सेमी सॉलिड होता है। एमएस मीडियम क्या होता है? सेमी सॉलिड होता है। तो इसलिए इसकी जो पीएच है वो अपने को 5.8 पर मेंटेन रखनी होती है। यदि इसकी पीएच 5.8 से ज़्यादा हो जाएगी तो मीडियम सॉलिड हो जाएगा। यदि 5 से कम हो जाएगी तो मीडियम क्या हो जाएगा? लिक्विड हो जाएगा। फिर अपने पढ़ते हैं कि इस मीडियम को सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस बनाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? ठीक है, तो वो अपने याद रखना है। यहाँ पर अपने हेडिंग लगाते हैं जेलिंग एजेंट। मतलब मीडियम को जेल जैसा बनाने के लिए, मतलब सेमी सॉलिड या अर्ध ठोस बनाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ पर आएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट अगार। अगार इसके बारे में आपने पढ़ा होगा 11th और 12th की एग्रीकल्चर में भी कि अगार एक पाउडर की फॉर्म में होता है। इसका अपने यूज़ करते हैं मीडियम को सेमी सॉलिड बनाने के लिए। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ये जो अगार होता है, पाउडर होता है, ये अपने को किससे प्राप्त होता है? तो जो अगार होता है ये अपने को प्राप्त होता है समुद्री खरपतवारों से, जिसे अपने कहते हैं सी वीड्स से। ठीक है, समुद्री खरपतवारों या सी वीड्स से ये प्राप्त होता है कि समुद्र के अंदर जो वीड्स पाए जाते हैं, कौन से वीड्स पाए जाते हैं? एल्गी।
मतलब शैवाल। और कौन से शैवाल? लाल शैवाल। लाल शैवाल का मतलब जो रोडोफाइसी के अंदर आएंगे, ठीक है, किसके अंदर आएंगे? रोडोफाइसी के अंदर आएंगे। तो जो सी वीड्स होते हैं, जो रेड एल्गी होते हैं, उनसे अपने को अगार अगार प्राप्त होता है और इस अगार अगार का अपने यूज़ करते हैं मीडियम को सेमी सॉलिड बनाने के लिए। और लास्ट में अपने पढ़ते हैं टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वही सिंपल आ जाएगा अपना, जो रूम टेम्परेचर होता है 25, ठीक है। तो ये अपने याद रखना है कि एमएस मीडियम के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स कौन से होते हैं? वो दो टाइप के हो गए, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो के अंदर सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में कौन सा पाया जाता है? नाइट्रोजन पाया जाता है। कार्बन सोर्स के रूप में अपने किसका यूज़ करते हैं? सबसे ज़्यादा कार्बन सोर्स के रूप में अपने यूज़ करते हैं सुक्रोज का, ठीक है। नेक्स्ट आता है विटामिन। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में, सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन विटामिन पाया जाता है। फिर आता है अमीनो एसिड या अमीनो अम्ल कौन सा होता है? तो सबसे ज़्यादा मात्रा में अमीनो अम्ल होता है ग्लाइसिन। आप जब बुक में पढ़ोगे ना पोषक माध्यम के बारे में या एमएस मीडियम के बारे में, तो वहाँ पर कई सारे अमीनो एसिड लिखे होंगे, कई सारे विटामिन लिखे होंगे, कई सारे कार्बन सोर्स लिखे होंगे, लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो इन्हीं के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में पाए जाते हैं, ठीक है, कि सुक्रोज, थायमिन और ग्लाइसिन। कॉम्प्लेक्स मटेरियल की फॉर्म में या रूप में अपने किसका यूज़ करते हैं? नारियल का पानी या टमाटर का रस। पीएच कितनी होनी चाहिए इसकी? 5.8। और जेलिंग एजेंट क्या होता है? अगार अगार, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अपने को अगार अगार किससे प्राप्त होता है? समुद्री खरपतवारों से या सी वीड्स से। और कौन सा एल्गी होता है? रेड एल्गी या लाल शैवालों से प्राप्त होता है। और अपने को जो टेम्परेचर है वो कितना मेंटेन रखना होता है? लगभग 25 के आसपास, ठीक है। तो ये हो गया अपना एमएस मीडियम के बारे में, कि जो एमएस मीडियम है इसकी डिस्कवरी किसने की थी? एम का मतलब है मुराशिगे और एस का मतलब है स्कूग। मुराशिगे और स्कूग ने जो मीडियम डेवलप किया था उसका नाम क्या है? एमएस मीडियम। तो इसके बारे में ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। स्पेशल आपके ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में जो न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में स्पेशल रूप से नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसमें कल्चर लिखे हुए हैं। जब अपने कल्चर पढ़ेंगे या संवर्धन पढ़ेंगे तो उनके अंदर आता है मीडिया। तो ये आपने मतलब पढ़ना है न्यूट्रिएंट मीडिया के बारे में, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। तो न्यूट्रिएंट मीडिया के बाद अपने नेक्स्ट करते हैं निर्जमीकरण तकनीकें या स्टरलाइजेशन टेक्निक्स, ठीक है, कि बायोटेक के अंदर या प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अपने स्टरलाइजेशन किसे कहते हैं और कौन कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक होती हैं। तो अपना टॉपिक क्या है? स्टरलाइजेशन, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं निर्जमीकरण। तो सबसे पहले अपने इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि स्टरलाइजेशन क्या होता है या निर्जमीकरण क्या होता है। कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर, मतलब जब अपने किसी भी एक्स प्लांट को या प्लांट के किसी भी पार्ट को अपने लैब के अंदर कल्चर करेंगे, ठीक है, तो उस टाइम जितने भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं या जो भी अपने पास प्लांट का पार्ट होता है, उन सभी पर कोई भी माइक्रोब्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब जब अपने किसी भी प्लांट को कल्चर करते हैं तो अपने पास क्या होता है? अपने पास लैब के अंदर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो प्लांट का पार्ट होता है जिसे अपने कल्चर करते हैं, और उसे अपने क्या कहते हैं? एक्स प्लांट। मतलब प्लांट के जिस पार्ट को अपने कल्चर करते हैं उसे अपने क्या कहते हैं? एक्स प्लांट कहते हैं। तो जब अपने लैब के अंदर कोई भी कल्चर कर रहे होते हैं, प्लांट की ग्रोथ करवा रहे होते हैं, तो अपने पास क्या होता है? काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और क्या होता है? एक्स प्लांट होता है, ठीक है। तो इन दोनों पर किसी भी प्रकार का कोई माइक्रोब्स या कोई भी सूक्ष्म जीव नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि जिस एक्स प्लांट की अपने ग्रोथ करवानी है वो उसकी जो ग्रोथ है वो सही नहीं हो पाती, क्योंकि वहाँ पर क्या होते हैं? माइक्रोब्स होते हैं जो वहाँ पर संक्रमण फैला देते हैं, इन्फेक्शन फैला देते हैं। तो इन सभी इंस्ट्रूमेंट और एक्स प्लांट से जो माइक्रोब्स को रिमूव करना या उन्हें इनएक्टिव करना, निष्क्रिय करना, क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और जो एक्स प्लांट होता है, उनसे सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय करना या माइक्रोब्स को इनएक्टिव करना क्या कहलाता है? स्टरलाइजेशन कहलाता है। और नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं कि स्टरलाइजेशन के कौन कौन से मेथड हैं, ठीक है, मेथड्स ऑफ स्टरलाइजेशन। इसमें सबसे पहला आता है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव
ऑटोक्लेव आपको साइड में इधर पिक्चर शो हो रही होगी ऑटोक्लेव की, ठीक है। तो ये पिक्चर है ऑटोक्लेव की। इसमें क्या होता है कि अपने को टेम्परेचर सेट करना होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ठीक है। कि ये जो आपने ऑटोक्लेव देखा है इसके अंदर अपने को जो टेम्परेचर है वो कितना सेट करना होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड, और जो प्रेशर मेंटेन करना होता है वो करना होता है 15 PSI, मतलब पाउंड स्क्वायर इंच, पाउंड प्रति वर्ग इंच। कि ऑटोक्लेव के अंदर अपने को टेम्परेचर करना होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर कितना मेंटेन रखना होता है 15 PSI। इतने प्रेशर पर और इतने टेम्परेचर पर अपने 15 से 20 मिनट में 40 से 50 ml जो अपना न्यूट्रिएंट मीडियम होता है या पोषक माध्यम होता है उसको अपने निर्जमीकृत कर सकते हैं। जो अभी अपने पढ़ के गए हैं पोषक माध्यम के बारे में, जब अपने इस न्यूट्रिएंट मीडिया का फॉर्मेशन करते हैं तो फॉर्मेशन के टाइम वहाँ पर कुछ माइक्रोब्स आ सकते हैं, तो उन माइक्रोब्स को अपने हटाना होता है, उन्हें इनएक्टिव करना होता है। तो न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टेराइल करने के लिए या पोषक माध्यम का निर्जमीकरण करने के लिए अपने किस मेथड का यूज़ करते हैं, ऑटोक्लेव मेथड का यूज़ करते हैं न्यूट्रिएंट मीडियम को निर्जमीकृत या स्टेराइल करने के लिए। और इसका मेथड क्या है कि अपने ऑटोक्लेव को 121 डिग्री सेंटीग्रेड पर लाना होता है और उसमें प्रेशर कितना मेंटेन रखना होता है 15 PSI, मतलब प्रति पाउंड स्क्वायर इंच, और 15 से 20 मिनट में अपने 40 से 50 ml पोषक माध्यम या न्यूट्रिएंट मीडियम ऑटोक्लेव के द्वारा अपने स्टेराइल या निर्जमीकृत कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है, और इसमें एक पॉइंट आपने और याद रखना है कि ऑटोक्लेव को हमेशा 0 प्रेशर पर या 0 प्रेशर पर ही ओपन करना चाहिए। सेम टू सेम ये वैसे ही होता है जैसे अपने नॉर्मल घरों में रसोई के अंदर कुकर होता है जिसके अंदर अपने कोई भी सब्जी बनाते हैं। तो अपने कुकर को कब खोलते हैं, जब उसमें से सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है, नहीं तो वो फट सकता है, ठीक है। तो उसी प्रकार जो ऑटोक्लेव है, ऑटोक्लेव के अंदर भी क्या होता है, प्रेशर होता है, ठीक है। तो इस प्रेशर को सबसे पहले अपने को बाहर निकालना होता है। जैसे कुकर के अंदर ऊपर एक इंस्ट्रूमेंट होता है प्रेशर को बाहर निकालने के लिए, सेम टू सेम वैसे ही ऑटोक्लेव के अंदर भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए। तो जब ये सारा प्रेशर बाहर निकल जाता है तब अपने को ऑटोक्लेव को ओपन करना चाहिए। ये आपसे पॉइंट पूछा जा सकता है एग्जाम में या वाइवा के अंदर। नेक्स्ट, ऑटोक्लेव के बाद अपने पढ़ते हैं फ्लेम स्टरलाइजेशन के बाद, फ्लेम स्टरलाइजेशन के बाद, या जिसे अपने हिंदी में कहेंगे ज्वाला निर्जमीकरण। तो इसमें क्या होता है, सिंपल है कि अपने 95% अल्कोहल लेते हैं, ठीक है। उस 95% अल्कोहल को जितने भी अपने पास लोहे का सामान होता है, जैसे फोर्सेप होती है, कोई चिमटी होती है, कोई निडल होती है, उसको अपने इस 95% अल्कोहल में डुबोते हैं और अपने क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। जिससे क्या होता है कि उस लोहे के सामान पर जो अपने पास इंस्ट्रूमेंट है लोहे का, उस पर जितने भी माइक्रोब्स होते हैं उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो वो है अपना फ्लेम स्टरलाइजेशन या ज्वाला निर्जमीकरण। थर्ड इसमें आएगा फिल्टर स्टरलाइजेशन, फिल्टर स्टरलाइजेशन, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो अपने स्टरलाइजेशन करेंगे, निर्जमीकरण करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे, अपने एक फिल्टर के द्वारा करेंगे। मतलब अपने न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर जो अपने पोषक माध्यम पड़ा है, न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अपने बहुत सारे PGR भी यूज़ करते हैं। अपने न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अपने कौन कौन से PGR यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन भी यूज़ करते हैं, अपना ये पॉइंट मिस हो गया था, ऑक्सीजन भी यूज़ कर सकते हैं, साइटोकाइनिन भी, और ABA भी अपने MS मीडिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और अपने देखा था कि वहाँ पर क्या होता है, अमीनो एसिड भी होते हैं और विटामिन भी होते हैं, ठीक है, जो पाउडर की फॉर्म में भी हो सकते हैं, लेकिन इनके अंदर भी कोई ना कोई माइक्रोब्स हो सकता है। तो इनसे अपने को इनके अंदर से अपने माइक्रोब्स कैसे हटाएंगे, तो इनको अपने कोई टेम्परेचर तो दे नहीं सकते, ना ही अपने कोई इनको आग लगा सकते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं, हीट के प्रति स्टेबल नहीं होते। थोड़ा सा अपने टेम्परेचर देंगे तो जो इनकी केमिकल स्ट्रक्चर है वो बिगड़ जाएगी, मतलब जो इनकी प्रॉपर्टी है वो क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो इनको निर्जमीकृत करने के लिए या इनको अपने स्टेराइल करने के लिए किसका यूज करते हैं, फिल्टर का यूज़ करते हैं। मतलब एक फ़िल्टर लेते हैं और उस फिल्टर के बीच में से अपने इन केमिकलों को छान लेते हैं, सिंपल, ठीक है। और जो नॉर्मल फिल्टर होता है उसका साइज़ होता है 0.5
0.45 माइक्रोन, ठीक है, कि जो नॉर्मल फिल्टर होता है उसका साइज़ कितना होता है 0.45। लेकिन एग्ज़ाम में पूछा जाता है हैपा फिल्टर कि हैपा फिल्टर का साइज़ कितना होता है, बहुत बार एग्ज़ाम में ये पूछा गया है। तो हैपा फिल्टर का साइज़ कितना होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि हैपा फिल्टर का साइज़ कितना होता है। और इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म आपने लेक्चर फर्स्ट में पढ़ी थी, हाई, एच का मतलब क्या होता है, हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एब्जॉर्बर, ठीक है, या एयर। यहाँ पर लिख देते हैं हाई एफिशिएंसी पार्टिकुलेट एयर, ठीक है, ये होती है हैपा की फुल फॉर्म। और हैपा का साइज़ कितना होता है 0.2 से 0.3 माइक्रोन। तो कौन कौन से हो गए अपने पास, ऑटोक्लेव के बारे में पढ़ लिया, फ्लेम स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया, फिल्टर स्टरलाइजेशन के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट आता है, फोर्थ आता है लैमिनार एयर फ्लो। लैमिनार एयर फ्लो भी एक कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। आपको इधर पिक्चर में शो कर देते हैं अपने लैमिनार एयर फ्लो, किस प्रकार का लैमिनार एयर फ्लो होता है। इसमें पूछा जाता है कि लैमिनार एयर फ्लो के अंदर जो हवा बहती है, उसमें हवा चलती है एक, ठीक है, जो हवा बहती है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो उसकी स्पीड होती है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पर आवर्स, ठीक है। कि लैमिनार एयर फ्लो एक कैबिनेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जो हवा चलती है उसकी स्पीड कितनी होती है 1.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। तो ये लैमिनार एयर फ्लो के बारे में आपने पढ़ लिया। लैमिनार एयर फ्लो के बाद नेक्स्ट आता है अल्ट्रा वायलेट निर्जमीकरण। फिफ्थ नंबर आता है अल्ट्रा वायलेट स्टरलाइजेशन। मतलब अपने कौन सी यूवी रेज से स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण कर सकते हैं। तो यहाँ पर अपने सिंपल एक किरणों का नाम याद रखना है, गामा किरणें, कि जो गामा रेज होती हैं, गामा किरणें होती हैं, उनका यूज़ भी अपने स्टरलाइजेशन या निर्जमीकरण के लिए अपने कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हॉट एयर ओवन, ठीक है, कि हॉट एयर ओवन के अंदर भी अपने टेम्परेचर को बढ़ाकर जो अपने पास कांच का इंस्ट्रूमेंट होता है उन्हें अपने स्टराइल या निर्जमीकृत कर सकते हैं। तो हॉट एयर ओवन भी हो गया। और इसमें अपने पास लास्ट बच जाता है सरफेस स्टरलाइजेशन। लास्ट कौन सा बचा है अपने पास, सतह निर्जमीकरण या सरफेस स्टरलाइजेशन। सरफेस स्टरलाइजेशन हिंदी में इसे अपने क्या कहते हैं, सतह निर्जमीकरण। अब इसमें क्या होता है, आपको कुछ नाम से समझ में आ गया होगा। सरफेस या सतह का क्या मतलब होता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर अपने जिस एक्स प्लांट को कल्चर करते हैं, मान लो ये अपना एक्स प्लांट है, इसे अपने कल्चर करना है, ठीक है, इसकी सरफेस पर, इसकी आउटर सरफेस पर बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब जब अपने फील्ड से कोई प्लांट लेकर आएंगे और उस प्लांट को अपने कल्चर करेंगे तो उस प्लांट की जो सरफेस होती है उस पर बहुत सारे माइक्रोब्स हो सकते हैं। तो उसकी सरफेस से उन माइक्रोब्स को इनएक्टिव करना, उनको हटाना क्या कहलाता है, सरफेस स्टरलाइजेशन कहलाता है। तो इसके लिए भी अपने काफ़ी सारे केमिकल्स का यूज़ करते हैं कि एक्सप्लांट की सरफेस से माइक्रोब्स को इनएक्टिव करने के लिए जो कुछ केमिकल्स हैं उनका अपने यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे HgCl2, ठीक है, अल्कोहल का भी अपने यूज़ कर सकते हैं, 95% अल्कोहल का भी अपने यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की अपने इस वीडियो में बायोटेक के 2 टॉपिक किए हैं। फर्स्ट अपने किया था पोषक माध्यम या न्यूट्रिएंट मीडिया, और सेकंड अपने किया है निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन। तो न्यूट्रिएंट मीडिया के अंदर अपने आज पढ़ा था MS मीडिया के बारे में, और स्टरलाइजेशन में अपने इसके कई सारे मेथड पढ़े हैं। तो स्पेशल रूप से आपके सिलेबस में ये टॉपिक नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन फिर भी जब बायोटेक आता है तो बायोटेक के ये बेसिक टॉपिक हैं, तो इसलिए एग्ज़ाम में ये बहुत पूछे जाते हैं, चाहे ये आपकी न्यू टाइप हो, चाहे आपके ये थ्योरी वाले पोर्शन हो। दोनों के अंदर ही
इनमें से, इन दोनों टॉपिकों में से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आपको इन दोनों टॉपिकों में से कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना या मुझे पर्सनली मैसेज करके आप पूछ सकते हो, तो मैं आपको कोई नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा या फ़ोन पर ही आपको जो आपका डाउट होगा उसे अपने क्लियर कर देंगे। थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।